हमारे भारत देश में ढेर सारे खेल खेले जाते हैं, जैसे कि गिल्ली डंडा से लेके हॉकी तक। लेकिन एक खेल ऐसा है जिसे हर कोई देखना और खेलना बहुत पसंद करते हैं। हर गली मोहल्ले, आंगन हो या छत हो या हो खेत खलिहान, हर जगह इसे उमंग और उत्साह के साथ खेलते हैं। शायद आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की। और इस खेल की बात की जाए तो हर प्लेयर की अपनी अपनी भूमिका होती है, चाहे वो फील्डर हो, बैट्समैन हो, बॉलर हो या हो विकेट कीपर। सभी की अपनी अपनी भूमिका होती है, लेकिन इन सभी के बीच एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वो है हमारे क्रिकेट जगत के अंपायर, जिनकी नजर इतनी बारीक होती है कि छोटी से छोटी भूल चूक को भी वो पकड़ लेते हैं। तो आज हम रेडियो धूम के प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में हमारे रायगढ़ शहर के एक जाने माने अंपायर से आज आपको रूबरू कराएंगे, जो कि एक अंपायर होने के साथ साथ एक शिक्षक भी हैं। तो चलिए जानते हैं महेश कुमार वर्मा जी से क्रिकेट और शिक्षा के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो धूम 89.6 में अपनी रेडियो साथी आरजे विनी के साथ प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे। तो महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे रेडियो धूम के खास प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में। धन्यवाद महोदया, मुझे भी अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया, इस लायक समझा कि मैं आप लोग के साथ अपना समय व्यतीत कर सकूं और रायगढ़ की जनता से रूबरू हो सकूं। महेश जी, ये तो हमारे लिए गर्व की बात है कि आज आप हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे श्रोता आपको सुनने के लिए बहुत इच्छुक है। अच्छी बात है। मुझे भी लगता है कि मैं भी उसी पीढ़ी से बिलोंग करता हूं कि सचिन तेंदुलकर को हमने खेलते देखा, उन्हीं से हमने सीखा, एक आदर्श के रूप में माना। मैं 7 साल का रहा हूँ, मुश्किल से 1992 की एज से मैंने को खेलते देखा। मैं भी स्कूल कॉलेज खेला, फिर आगे बढ़ा। हम भी उसी पीढ़ी से हैं कि हमने सचिन तेंदुलकर के साथ अपने बचपन को युवा अवस्था तक पहुंचते हुए देखा। जी, सचिन तो हमारे क्रिकेट जगत के भगवान कहे जाते हैं और उस पीढ़ी में जन्म लेना, उनको देखना खुद में ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। महेश जी, आज रेडियो धूम के माध्यम से हम और हमारे श्रोता आपसे बहुत कुछ जानना चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को अपना परिचय दें, अपनी स्कूली शिक्षा के बारे में कुछ बताइए, अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए। जी, हम परिवार में 4 सदस्य हैं जी। पिताजी, मेरी वाइफ, बहन और मैं। एक छोटा सा बालक भी है मेरा 6 साल का। मैंने अपनी स्कूलिंग करी सरस्वती शिशु मंदिर लक्ष्मीपुर रायगढ़ से और मुझे गर्व है कि मैं उस स्कूल का विद्यार्थी रहा। ये बहुत खुशी की बात है कि आपने जहाँ शिक्षा ग्रहण की, आज आप वहीं दूसरे बच्चों को शिक्षा देते हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे इस बात पे भरपूर गर्व है कि मैंने सन 2008 से लेकर 2011 तक वहाँ के विद्यार्थियों के बीच अपना अनुभव बांटा और वहीं से मैंने स्पोर्ट्स को और अच्छा बिलोंग किया। मैं नेशनल तक टीम भी लेके गया, वहाँ से बैडमिंटन का रेफरी भी रहा SGFI गेम में, वहाँ से क्रिकेट के भी कुछ एक बच्चे निकाले। मतलब बहुत सपोर्टिव रहता था वो। बहुत अच्छी बात है, आप क्रिकेट भी खेलते हैं, आप एक शिक्षक भी हैं और आप बैडमिंटन भी खेलते हैं और बच्चों को भी खिलाते हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। ओवरऑल आपके अंदर सारी क्वालिटीज भरी हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है, हर किसी के अंदर कोई ना कोई खासियत मौजूद होती है जी। बस उसको सामने आने की देर रहती है। एक प्लेटफॉर्म मिलने के जरूरी है कि हम कैसे निखार सकते हैं किसी का व्यक्तित्व। प्लेटफॉर्म तो बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से बच्चे आज भी ऐसे हैं कि उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, जिस वजह से छिपी हुई प्रतिभा को निखार नहीं पाते। महेश जी, ये बात तो आपने सच में सही बात कहा कि हर किसी को प्लेटफॉर्म मिलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत से बच्चे जिनके अंदर बहुत सी प्रतिभा छिपी हुई है वो आज भी उजागर नहीं हो पा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि हर बच्चे को प्लेटफॉर्म मिले और बहुत अच्छी बात है कि आज आप हमारे साथ उपस्थित हैं और आप चाहेंगे कि आप बच्चों को आगे बढ़ाएं, उन्हें एक नया प्लेटफॉर्म दें। बस वही कोशिश में हम लोगों ने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया है। RCT सीजन 2 है जी। पिछले साल इसका सीजन 1 हमने चालू किया, जो कि काफी सफल सिद्ध हुआ था। ये नए बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म ही है, क्योंकि हमने ऐसा क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि इसमें वरिष्ठ और कनिष्ठ खिलाड़ियों का समूह मिलकर रायगढ़ में क्रिकेट की धूम मचा रहे हैं। जरूर धूम मचाएं क्रिकेट जगत को। और महेश जी, हम चाहेंगे कि आप रायगढ़ शहर का नाम रोशन करें और रायगढ़ शहर को और उपलब्धि की ओर आगे बढ़ाएं। और ये सारी शुभकामनाएं, मनोकामनाएं हमारे पूरे रेडियो परिवार की तरफ से आपके साथ जुड़े रहेंगी। महेश जी, बातचीत तो हम और बढ़ाएंगे आपसे, और भी बहुत कुछ जानना है क्रिकेट जगत के बारे में, और आप एक शिक्षक है तो हमें शिक्षा के बारे में भी आपसे बहुत कुछ जानकारी प्राप्त करनी है। महेश जी, जैसा कि आपने बताया कि आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, तो कौन कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं? जी, मैं मैथमेटिक्स, साइंस, ये 2 मेन सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। सन 2008 से मैंने पढ़ाना चालू किया बहुत से स्कूलों में, जिसमें सरस्वती शिशु मंदिर, लॉयंस स्कूल, ब्रिजविल, खरसिया,
एकेडमिक ब्राइट खरसिया और इंडियन स्कूल संत माइकल स्कूल सोल में मैंने सिर्फ गणित की टीचिंग और विज्ञान के विषय की टीचिंग की है। और इन सब्जेक्ट्स में पढ़ाने में मज़ा ही अलग है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, इनको प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके पढ़ाया जा सकता है। महेश जी, एक शिक्षक होना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है, और मैथ्स की बात की जाए, साइंस की बात की जाए तो हर बच्चे इसे बहुत टफ सब्जेक्ट समझता है। तो आपने भी बताया कि आप बहुत प्रैक्टिकली तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत एंजॉय के साथ पढ़ाते हैं। तो बच्चे को आप कैसे पढ़ाते हैं कि वो बहुत खुश होकर इस सब्जेक्ट को पढ़ता है और उसे समझने में आसानी होती है? जी बिल्कुल, बच्चों को अगर प्रैक्टिकल उसकी लाइफ से रिलेट करके बताया जाए तो बच्चा आसानी से सीख सकता है। देखिए, किसी भी बात को बच्चा सुनता है तो 10% सीखता है जी, पढ़ता है 20% सीखता है, रिवाइज करता है 50% सीखता है, लेकिन अगर उस चीज को वो देख लेता है तो वो 100% सीख लेता है। वही चीज गणित में है। जैसे कि अगर मुझे 5वीं के बच्चे को पढ़ाना है, प्रॉफिट लॉस समझाना है, लाभ हानि समझाना है, बिल समझाना है, तो मैं क्लासरूम में क्यों पढ़ाऊंगा? मैं उसको मार्केट में ले जाऊंगा जी, कि जाओ बेटा ये सामान खरीदो, इसको बेचो, आपको कितना पैसा प्रॉफिट हुआ उसका प्रतिशत निकालो। मतलब एक बार के अगर आउटर से मैं ये ऐसा शिक्षित करता हूँ तो वो 4 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं उसके। बच्चे जल्दी सीख बच्चे पाते हैं। तुरंत सीख पाते हैं। किसी भी चीज को खेल खेल के सिखाओ। जैसे कि 10th के बच्चे को अगर मेरे को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाना है तो वहां पर उसका ट्रिक बना के पढ़ाऊंगा। जैसे अगर उसको याद करना है टेबल्स को, तो उसके भी ट्रिक्स हैं बहुत से। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल करके निकालते हैं। इसी को मैंने पैट्रियटिक करके बनाया, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, जिससे साइन कॉस 10 के मान याद हो सके। तो बहुत सी ऐसी ट्रिक्स निकालते हैं कि बच्चा इजी तरीके से सीख सके उसको, और उसको मजा भी आए। जी, पढ़ाई के साथ साथ मजा आए तो पढ़ाई भी आसान हो जाती है। बिल्कुल। महेश जी, आप खेल जगत से जुड़े हुए हैं और आप एक शिक्षा के जगत से भी जुड़े हुए हैं, तो दोनों का मैनेज आप कैसे करते हैं? क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे शिक्षा के क्षेत्र पे जाना चाहिए? कभी कोई ऐसा स्टूडेंट रहा हो जिसे देखकर आप गर्व महसूस कर रहे हो और ऐसा लगा हो कि काश मैं एक शिक्षा के क्षेत्र से ही जुड़ा रहता, खेल के जगत से नहीं? देखिए, दोनों में सामंजस्य बैठाना तो थोड़ा सा मेरे लिए कठिन रहा है। जी खेल जुनून रहा है, पढ़ाना शौक रहा है। जी, दोनों में सामंजस्य बैठाना थोड़ा सा कठिन है। जॉब भी छूटती है इस चक्कर में, कई स्कूल छूटे, क्योंकि मेरा मानना यह है कि काम वो करो जिससे खुद को संतुष्टि मिले। सही बात है। तो क्रिकेट का मैदान मुझसे नहीं छूटता है। पढ़ाना एक अलग चीज है, लेकिन वो भी नहीं छूटता है। खेल और पढ़ाई दोनों मैं समानांतर चलाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खेल के वजह से किसी की पढ़ाई का नुकसान हो जाए। जी। तो उसको भी मैं कवर अप एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह लेके कर लेता हूँ, ट्यूशन्स वगैरह में, या जैसा भी है उसको मैं सामंजस्य से बैठाता जरूर हूँ। यानी कि खेल आपका जुनून है, जी। जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं निरंतर। एक्चुअल क्या है, देखिए हम लोग भी उस पीढ़ी से हैं कि सचिन तेंदुलकर को देखे, जी हाँ, सीखे। हमने भी अपने उस लेवल पे खेला। हमारा भी सपना था कि हम इंडिया खेलें, लेकिन इतना स्कोप नहीं था उस समय। मध्य प्रदेश हुआ करता था, छत्तीसगढ़ बना नहीं था, जी। उतनी सुविधाएं नहीं थी जितनी आजकल के बच्चों को मिलता है, उतना सब चीज नहीं था। एक समय के बाद हमने क्रिकेट को छोड़ दिया, जब दुनियादारी सीखे, सब चीज आए, लेकिन जब वापस मैदान में आने का मौका मिला तो वो मौका दिमाग आपने में जाने ये नहीं हाँ, वो दिमाग में कहीं ना कहीं तो ये चलता है ना कि डेस्टिनी अगर वहां लेके आई है तो उस मंजिल तक जरूर लेके दिया। सही जाएगी। बात है। तो जो एम है, जो हम ब्लू जर्सी एक क्रिकेटर के तौर पे नहीं पहन पाए, तो कम से कम एम्पायर के तौर पे उस ग्राउंड पे तो रहें, ताकि अपने आप को संतुष्ट कर सकें, ताकि मरते हुए बिस्तर पे ये अफसोस मत रहे कि नहीं यार ग्राउंड छोड़ गया करके। सही बात है। भले ही आपका सपना पूरा ना हुआ हो क्रिकेटर बनने का, लेकिन आप अंपायरिंग करते हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप अपने इशारों पे किसी को आउट भी कर सकते। देखिए, एम्पायरिंग इज टोटल थैंकलेस जॉब। खिलाड़ी प्रदर्शन करेगा, टीम जीतेगी तो खिलाड़ी की वाहवाही होगी, जी जरूर। लेकिन एम्पायर का एक डिसीजन अगर गलत हुआ जी, तो मैच का पूरा मुजरिम एम्पायर कहलाता है। सही बात है। और आजकल तो DRS रिव्यू सिस्टम ये सब पे टेक्नोलॉजी थोड़ी सी हावी हो रखी है, लेकिन ग्राउंड के एम्पायर का महत्व अभी तक कम नहीं हुआ। कम नहीं हुआ, सही बात है। इसलिए खिलाड़ी को पूछते हैं, सब चीज करते हैं। आपने किसी से ही बहुत रेयर केस में सुना होगा कि नहीं यार वो एम्पायर बहुत अच्छा है, दिस एम्पायर इज बेस्ट। लास्ट टाइम हमने सुना, मतलब साइमन टफेल इज द बेस्ट, लेकिन आज के डेट में तकलीफ दे। एम्पायरिंग इज टोटल थैंकलेस जॉब, लेकिन वहाँ खड़े होके करने में जो संतुष्टि मिलता है, आप ऐसे नॉर्मल बोलेंगे मुझे कि 6 घंटा आप कहीं जॉब कर लो, 8 घंटा जॉब कर लो, वहाँ खड़े हो जाओ, नहीं होते। लेकिन वहाँ ग्राउंड में खड़े होने की ताकत अपने आप पैरों में आ जाती है, क्योंकि वो जुनून है। सही बात है। आपका जुनून यूं ही बरकरार रहे और हम आपको अंपायरिंग के तौर पे हमेशा देखें
ये हम हमेशा चाहेंगे। इसी के साथ चलिए हम सुनते हैं हमारे आज के खास मेहमान महेश वर्मा जी को और जानते हैं उनसे खेल जगत के बारे में। महेश जी, आप वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ के स्टेट लेवल पर अंपायरिंग करते हैं जी। तो शिक्षा के क्षेत्र से खेल के फील्ड में आप कैसे आए, इन सब की शुरुआत कैसे हुई, क्या खास वजह रही इस क्षेत्र में आने की? देखिए, मैं उस समय लॉयंस पब्लिक स्कूल में टीचर था और घर पे ट्यूशंस भी लेता था। सन 2015 की घटना है। मैं ठीक जॉब से आया हुआ था, संडे का दिन था, सवेरे पेपर मैंने अचानक पढ़ा, उसमें ये लिखा हुआ था एम्पायरिंग के लिए परीक्षा होने वाली। सिर्फ शाम तक रजिस्ट्रेशन का समय था। मैं तुरंत गया जिला क्रिकेट संघ के ऑफिस, मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। 28 तारीख की शाम को मैं निकला और 29 तारीख को मेरा एग्ज़ाम था। एक दिन सेमिनार और दूसरे दिन एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम दिए, क्रिकेट की बारीकियां थी, क्रिकेट के बारे में सवाल पूछे गए थे, उनके लॉस पूछे गए थे और मुझे गर्व है कि मैं उस समय छत्तीसगढ़ में चौथे नंबर पे आया था 36 प्रतिभागियों में। तो लगभग 15 दिसंबर 2015 के आसपास उसका रिजल्ट निकला और मुझे खुशी हुई कि मैं उसमें सेलेक्ट हो चुका था। और उसके बाद मैं 29 मार्च 2016 को मैंने अपना डेब्यू किया, पहला मैच। तो महेश जी, तब से अब तक का सफर आपका कैसा रहा? तब से अब तक का सफर ऐसा है कि पहले थोड़ी सी दिक्कतें महसूस जरूर हुई कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उतना जानते तो थे नहीं, खेल को सामने से देखते थे, लेकिन धीरे धीरे उस बुक्स को पढ़ते गए, अपनी लॉस बुक को कंटिन्यू करते गए और मैचों का जैसे जैसे अनुभव मिलता गया तो अपने आप चीज़ें सही होती गई। आज मुझे कुछ नहीं तो लगभग 75 से 80 मैचेस, बोर्ड के मैचेस मैंने किए हैं, नॉर्मल टूर्नामेंट्स वगैरह ये सब मैं करते ही रहता हूँ। तो अभी तक का सफ़र बहुत मज़ेदार है और उम्मीद करता हूँ कि इसकी और भी जो परीक्षाएं होती हैं उसमें मैं सफल होकर आगे एक दिन BCCI और टेस्ट मैच में ज़रूर एम्पायरिंग करूँगा करके। जी ज़रूर, हम चाहेंगे आपको वहाँ पे देखना। तो महेश जी, जैसा कि हर पेरेंट्स का सपना होता है कि बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े, उस समय ऐसा था एक दौर कि पेरेंट्स खेल जगत को ज़्यादा पसंद नहीं किया करते थे, तो कैसा सपोर्ट रहा आपके परिवार वालों का आपके साथ? हम भी उसी दौर में थे जब सपोर्ट नहीं था जी। बैट्समैन हर कोई बनना चाहता था, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते थे, तो हम भी बॉलर बनने के लिए बॉल चुने क्योंकि उतना वो नहीं था। मैं भी अपने बचपन में ऑफ स्पिनर था, हाई स्कूल कॉलेज क्रिकेट वो है सब ऑफ स्पिनर के तौर पे छोड़ा खेल के। लेकिन एक समय ऐसा आया, 20 साल की एज थी मेरी और फिर मैं जॉब लाइन में आ गया तो फिर क्रिकेट लगभग छूट गया। फिर जब 2008 में शिशु मंदिर में आया, फिर एक बार मौका मिला मुझे छत्तीसगढ़ से खेलने का। गोवा में जाके डबल विकेट टूर्नामेंट हम लोगों ने नेशनल खेला और जो विनर होके आए वहाँ से, फिर क्रिकेट छूटा। लेकिन वही है कि अंतिम कहाँ तक ले जाता है ये क्रिकेट, देखें। हमारा उम्मीद यही है कि हम भी वही जर्सी में रहें। आपने जैसे कहा कि आपने एक न्यूज़पेपर पर देखा कि एग्ज़ाम होने वाले हैं और आपने परीक्षा दी, तो ये परीक्षाएं कब होती है अगर कोई बच्चा इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहे? देखिए, अभी रिसेंटली ये एग्जाम हुआ था, एम्पायरिंग का भी और स्कोरिंग का भी। जी। एम्पायरिंग, स्कोरिंग, ग्राउंड स्टाफ और पिच क्यूरेटर का एग्जाम समय समय पे स्टेट क्रिकेट संघ लेता रहता है। अभी अगस्त में ही इसका परीक्षा हुआ था और ये ऐसा चीज है, मतलब इसमें कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं मांगा जाता। मतलब आपको अंग्रेजी पढ़ना आना चाहिए, अंग्रेजी लिखना आना चाहिए, क्रिकेट के नियमों का ज्ञान होना चाहिए और दूसरी बात, इसमें पढ़ाया जाता है पहले 4 दिन, उसके बाद परीक्षा ली जाती है। अच्छा। ऐसा नहीं कि जैसे बाकी परीक्षाओं में हम अपने से तैयारी करते हैं और जाके हमको लिखना पड़ता है, ये नहीं। आपको 4 दिन बाकायदा विशेषज्ञ पढ़ाते हैं, समझाते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर करते हैं, उसके बाद एग्जाम लिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ यहाँ यह है कि बाकी परीक्षाओं में हम 33% से पास हो सकते हैं, लेकिन यहाँ 90 नंबर चाहिए रहता है पास होने को, 90% चाहिए रहता है मिनिमम, क्योंकि सीधी सी बात है कि आपकी एक उंगली पे किसी खिलाड़ी का भविष्य टिका हुआ है। ये बात तो सच है। तो महेश जी, इस क्षेत्र में अगर कोई आगे बढ़ना चाहे या कोई अंपायर बनना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? उसे सबसे पहले अपने जिला क्रिकेट संघ ऑफिस जाके अपना रुचि है करके ये बताना चाहिए कि मुझे भी यहाँ के डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन मैचेस में ट्राई किया जाए, मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ। फिर धीरे से जब वो जिला क्रिकेट संघ में अपना वर्चस्व स्थापित करेगा, उसके बाद वो जिला क्रिकेट उसका नाम आगे स्टेट के लिए भेजेगा और स्टेट की जब परीक्षाएं होंगी तो स्टेट उसे आमंत्रित करके वहाँ से अगर वो परीक्षा क्लियर कर लेता है तो स्टेट पैनल एम्पायर का टैग मिलेगा। उसके बाद उसको बोर्ड के मैचेस मिलेंगे स्टेट में आयोजित किए जाने वाले। उसके बाद वो BCCI की जब परीक्षा, उसमें भी 2 लेवल होते हैं, एक लेवल 1 होता है
उसको पास करना जरूरी है। उसके बाद लेवल 2 होता है, उसमें 3 तरह की परीक्षाएं होती हैं। एक लिखित होती है, प्रैक्टिकल होता है और वाइवा होता है जी। इन तीनों को क्लियर करने के बाद बीसीसीआई की जर्सी मिलती है कि डी ग्रेड में। उसके बाद रणजी मैचेस वगैरह बोर्ड के मैचेस मिलते हैं, उसमें आप जितना अच्छा करेंगे उसके बाद आप उतना ऊपर बढ़ेंगे। मतलब राह जिला क्रिकेट संघ ही दिखाएगा, आप सीधे पहुंच जाए ऐसा नहीं हो सकता। सही बात है, किसी चीज में मेहनत तो लगती है, जब तक बिल्कुल। मेहनत नहीं करेंगे आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। और मेरा सोचना ये है, सपनों को देखो और सपनों का पीछा करो, सपने सच जरूर होते हैं। सही बात है। सचिन क्या तेंदुलकर खूब का आपने स्टेटमेंट था, चेज योर ड्रीम्स। आप अपने सपनों का पीछा करना मत छोड़िए। सही बात है, सपनों का पीछा करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक हम उसका पीछा करते रहेंगे वो सपने ज्यादा दिन तक हमसे दूर नहीं रह बिल्कुल, सकते। एक बिल्कुल। दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। बिल्कुल, अपनी राह नहीं बदलनी चाहिए। तकलीफ यह है कि हम अपना ऑप्शन तैयार रखते हैं और एक जगह को हम छोड़ देते हैं जी। लेकिन अगर उसी राह पे आप मेहनत करोगे तो आपको अपनी मंजिल सफलता जरूर जरूर मिलेगी। मिलेगी। इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और जानते हैं महेश जी से और भी बहुत कुछ। महेश जी, आप क्रिकेट जगत के अंपायर हैं। अंपायर का एक फैसला किसी भी टीम को जीत से हार की ओर ले जा सकता है। जी बिल्कुल। तो बहुत सी बारीकियों का शायद आपको ध्यान भी रखना पड़ता होगा, बहुत सा शायद आपके ऊपर प्रेशर भी रहता होगा, तो आप कैसे उन सब चीजों को मैनेज करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है एकाग्रता। जी। मैदान में एक एम्पायर का एकाग्र होना बहुत ही जरूरी होता सही है, बात है। क्योंकि उसको पूरे नियम धर्म वो सब चीजें तो याद भी रखनी पड़ती है, गेंद की लाइन लेंथ ये सब भी देखना पड़ता है। ये तो फिर भी हम डिस्ट्रिक्ट मैचेस वगैरह करते हैं, आपने इंटरनेशनल मैचेस वगैरह में तो देखे होंगे कि शोर कितना होता है। बहुत ज्यादा। कई बार बल्ले से गेंद लगती है और आवाज नहीं आती है, वो भी तकलीफ होता है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है एकाग्रता। अगर आप एकाग्र नहीं हैं तो एम्पायर बनने के काबिल नहीं। एकाग्र होना बहुत जरूरी है। तो महेश जी, स्टेट लेवल पे अभी तक आपने कितने मैचों पर अंपायरिंग की है? देखिए, मैंने अभी तक स्टेट लेवल में मुझे 7 साल हो गया। जी। अगर एवरेज 12 से 14 मैच का भी हम पकड़ें, क्योंकि वो मैचेस वनडे नहीं होते, 2 डेज भी होता है, 3 डेज भी होता है, T20 भी होता है, वनडे भी होता है। तो अगर एवरेज 15 से 17 भी हम पकड़ें, 12, 14, 15, 17 सब मिला के, तो 7 साल में लगभग मैंने 100 मैचेस कर लिए हैं, जिसमें अच्छी बात अंडर है। 14, अंडर 16, अंडर 19, 23, सीनियर सारे मैचेस। महेश जी, मैच तो हर किसी को देखना पसंद है और मैंने अंडर 19, 20 ये सब सुना है। तो भारत में कितने प्रकार के टूर्नामेंट मैच होते हैं? देखिए, इसकी जानकारी आप हमारे श्रोताओं को दें। बेसिकली हम लोग 3 फॉर्मेट समझते हैं क्रिकेट का। अगर जी। एक नॉर्मल दर्शक के तौर पे हम देखें तो 3 फॉर्मेट समझते हैं, एक टेस्ट, एक वनडे और T20। इसी प्रकार भारत के डोमेस्टिक सीजन में सबसे पहला रणजी होता है, जिसको हम डेज क्रिकेट के लिए मानते हैं, 4 डेज मैचेस होते हैं। दूसरा वनडे विजय हजारे ट्रॉफी होता है सीनियर का, वो वनडे के लिए होता है। तीसरा सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट होता है जो T20 के लिए, जिससे टीम तैयार की जाती है। भारत में ऐसे मैचेस होते हैं और भी बहुत सारे टूर्नामेंट अलग अलग, 14, 16, 19, 23 वुमेन्स का अलग होता है, सीनियर होता है, T20 होता है। तो लगभग पूरा अगर सीजन हम इंडिया डोमेस्टिक का मिलाए तो 2000 मैचेस होते हैं। महेश जी, एक बार हम फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे आज के खास प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में। महेश जी, जैसा कि हमने सुना है कि आप एक मैच ऑर्गेनाइजर भी हैं, तो इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं। जी बिल्कुल, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रायगढ़ में बिल्कुल हमने एक नया कॉन्सेप्ट लाया लास्ट सीजन से। जी। रायगढ़ क्रिकेट टूर्नामेंट RCT सीजन 1 लास्ट ईयर बहुत ही सफल रहा। उसी का दूसरा सीजन इस साल चालू हो रहा है। रायगढ़ क्रिकेट टूर्नामेंट बिल्कुल IPL के तर्ज पे होता है, बस इसमें फ़र्क ये है कि हम IPL का टूर्नामेंट 8 टीम का सिंगल पूल में देखते हैं, लेकिन मैं यहाँ 8 टीम का डबल पूल में चलाता हूँ। पूल ए पूल बी, बाकी सेम चीज़ें हैं। अभी उसका ऑक्शन भी मैंने कराया। प्लेयर पहले उसमें रजिस्टर्ड होते हैं, 8 फ्रेंचाइजी दी जाती है और उसके बाद प्लेयर का ऑक्शन होता है और प्लेयर बाइफर्केट होते हैं 8 फ्रेंचाइजीज में, और उसके बाद मैचेस चालू होते हैं। मैं इसमें ये जानकारी देना चाहूँगा कि हमारा यह रायगढ़ क्रिकेट टूर्नामेंट छत्तीसगढ़ का एकमात्र क्रिकेट टूर्नामेंट है जो छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ से एफिलिएटेड है, मान्यता प्राप्त है। इस टूर्नामेंट में एम्पायरिंग करने और स्कोरिंग करने बाकायदा स्टेट पैनल के एम्पायर और स्कोरर आते हैं। कोई लोकल बंदा यहाँ एम्पायरिंग करने या स्कोरिंग करने नहीं बैठता है। महेश जी, आपके टूर्नामेंट में कितने टीम हैं और आपके टीम में सिलेक्शन होने के लिए क्या क्राइटेरिया है? कैसे बच्चे आपके पास पहुंचे? देखिए, मेरे इस टूर्नामेंट में मैंने सिर्फ 8 टीमों की ही प्रतिभागिता
रखी है जी। और इसमें मैंने कुछ नियम और शर्तें बनाई हैं। एक्चुअल में मैं टीम में जो समावेश चाहता हूँ उसमें वरिष्ठ और कनिष्ठ खिलाड़ियों सबका संगम चाहता हूँ। जी। और मेरी टैग लाइन है यंग प्रमोटर्स, मतलब बच्चों को खेलने का मौका देना चाहता हूँ। जरूरी एक्चुअल में है जब ये। हम छोटे थे तो हम लोग को खेलने का मौका नहीं मिलता था। बड़े भैया लोग अक्सर बाहर बैठा दिया करते थे, सीनियर्स लोग, तो हम लोग को खेलने का मौका नहीं मिलता था, तो थोड़ी दिक्कतें होती थी। तो हमारा मेन मोटो यही है कि बच्चों को भी खेलने का मौका मिले। हमारा क्राइटेरिया ये रहता है, जैसे अगर 16 की टीम सेलेक्ट हुई है तो उसमें 2 वेटरन मतलब 35 प्लस के खिलाड़ी होने जरूरी हैं, 2 16 के नीचे के होने चाहिए मतलब अंडर 16 के प्लेयर, और दोनों में प्लेइंग 11 में भी मिनिमम एक प्लेयर का खेलना कंपलसरी रखा गया है, क्योंकि हमारा मेन मोटो ये है कि आप छोटे बच्चों को भी मौका दीजिए। जरूरी क्योंकि है। देखिए सीनियर होते जाएंगे, वेटरन होते जाएंगे, आपका तो कोई फ्यूचर है नहीं, फ्यूचर तो बच्चों का है, वही है, यंग है, इसलिए। तो ये सारे बच्चे जो आप लोग ऑर्गेनाइज करते हैं वो सारे रायगढ़ के ही रहते हैं या बाहर से भी रहते हैं? लास्ट ईयर जो मैंने टूर्नामेंट करवाया उसमें वह जिला स्तर पे ही था, रायगढ़ से बाहर के बच्चों के लिए नहीं था, लेकिन यह प्रतियोगिता इस साल राज्य स्तरीय हो गई है। जी। इस बार हर टीम में 2 बाहर के प्लेयर अलाउ किए गए हैं, जिसमें से आप चाहें तो दोनों को खिला सकते हैं, चाहे एक को खिला सकते हैं। यह टूर्नामेंट इस बार राज्य स्तरीय हो चुका है। तो महेश जी, क्या ये सारे बच्चे जो आपके टीम पे जुड़ते हैं वो सारे प्रशिक्षण लेके आए हुए बच्चे रहते हैं या कोई भी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? ये बिल्कुल ओपन टूर्नामेंट है, इसमें के लिए रजिस्ट्रेशन कोई भी करा सकता था, लेकिन क्या होता है ऑक्शन में अधिकतर वही बच्चे टीम में जाते हैं जिनको लोग जानते हैं, जो प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, एकेडमी में रहते हैं, स्टेट बोर्ड वगैरह उन्होंने खेला हुआ रहता है। ऐसे भी कोई भी किसी नॉन प्रशिक्षित लोग को कोई भी लेके अपनी टीम को कमजोर नहीं करना चाहता है। तो आप ये मान सकते हैं कि इस टूर्नामेंट में लगभग 95% बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त किए रहते हैं। महेश जी, खेल जो है हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग, इससे हमारा स्वास्थ्य भी सही रहता है और बच्चे हो या बूढ़े, खेल खेलना हर किसी को पसंद होता है। पहले का समय ऐसा था कि हम घर के बाहर हो या घर के अंदर छोटे मोटे गेम से लेके हर प्रकार के गेम खेलते थे, लेकिन अभी का समय जो है वो बदल चुका है। खेल में बहुत सारे वैरायटीज भी बढ़ गए हैं और अभी के बच्चे जो हैं, हम जैसे गेम खेलते थे वैसा नहीं खेलते। ज्यादातर बच्चे अभी मोबाइल से जुड़ चुके हैं, गेम से जुड़ चुके हैं। तो आप उन अभिभावकों को क्या कहना चाहेंगे कि खेल बच्चों के लिए कितना ज्यादा जरूरी? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को जितना आउटडोर एक्टिविटीज़ खेल के लिए अगर प्रेरित किया जाए वही सही है, क्योंकि हम लोगों ने एक सिद्धांत पढ़ा था, प्रतिकूलन का सिद्धांत, अनुकूलन का सिद्धांत। अगर आपकी बॉडी, आप गिरोगे नहीं तो उससे लड़ने की क्षमता नहीं आएगी आपके पास। बच्चे अगर घर में बैठ के वीडियो गेम खेल रहे हैं या जो भी मार धाड़ वाला गेम आप सुने होंगे, तो उस सब में बच्चों का गुस्सा बढ़ता है, डिप्रेशन बढ़ता है, मानसिक रूप से बच्चे अस्वस्थ होते जा रहे हैं। बीच में आप लोगों ने सुना होगा ब्लू व्हेल गेम का कहर बहुत टूटा था, बच्चे मतलब आत्महत्या की ओर प्रेरित हो चुके थे। जबकि आप आउटडोर गेम में आएंगे, नेचुरल्स गेम में आएंगे, तो वो एक ह्यूमैनिटी सिखाता है, बच्चों को एक दूसरे के हेल्पिंग नेचर सिखाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि बच्चों को घर से निकाल के मैदान की ओर लाया जाए। सही बात, क्योंकि बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता लगभग खत्म हो गई है पिछले 2 साल में कोरोना काल की वजह से। मैदान बिल्कुल छोड़ चुके हैं बच्चे, इसलिए थोड़े से में भी वो बीमार पड़ जा रहे हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा कि बच्चे धूप में प्रार्थना नहीं कर पाते, बेहोश हो जा रहे हैं। कारण क्या है? यही कारण है कि बच्चे बाहर खेलने नहीं जा रहे हैं, तो उनका प्रतिरोधक क्षमता नहीं बढ़ रहा है। मतलब मेरा पेरेंट्स से यही कहना है कि वो अपने बच्चों को मैदान की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करें। यह बात आपने बिल्कुल सही कहा। अगर बच्चे घर से बाहर खेलेंगे तो उन्हें प्राकृतिक हवा भी मिलेगी, स्वास्थ्य भी उनका सही रहेगा और मानसिक रूप से भी वो बहुत स्वस्थ रहेंगे। और मैंने आपके फेसबुक पे एक पोस्ट देखा है कि आप बहुत अच्छा लिखते भी हैं। तो खेल जगत से, शिक्षा जगत से फिर लिखने की ओर भी आपका रुझान है। इन सब के बारे में आप थोड़ा हमें जानकारी। देखिए, हालांकि ये सब चीजें अपवाद हैं, मतलब एक स्पोर्ट्समैन होने के बाद व्यक्ति लिख भी ले, एक बहुत कम ही लोग ऐसा करते हैं। और गानों का तो ऐसा है, देखिए गाने तभी लोगों को अच्छा लगते हैं जब वो अपनी लाइफ से रिलेट करके देखता है जी। किसी भी चीजों को। यानी कि ये सारे गाने जो आज आपने चयन किए हैं आपके लाइफ से रिलेट होते हैं। हाँ, बिल्कुल आप बोल सकते हैं। मतलब ऐसी लाइफ सिचुएशन से अगर वो सब चीजें गुजरती हैं तो व्यक्ति को वही गाना पसंद आता है, तो आप उस चीज को बोल सकते हैं, लेकिन इस तार को मत छेड़िए ज्यादा तो उचित रहेगा, है ना। लिखता हूँ कभी कभी 2-2 लाइनें, 4-4 लाइनें। आप सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टा, FB वगैरह में, मैं लिखता हूँ उस चीज़ों पे। अच्छा लगता है मुझे लिखना, मन की बातों को शब्दों के कलम से उकेरना,
पन्ने पे रंग बिखरते हैं। बहुत खूब। महेश जी, आप खेलने के साथ साथ, पढ़ाने के साथ साथ आप कमेंट्री भी करते हैं, मैंने ये सुना है। जी बिल्कुल, मैं कमेंट्री भी करता था। और एक समय जब 17 से 18 साल की एज थी, कॉलेज फर्स्ट ईयर में था, मैं नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट टेनिस का यहाँ रायगढ़ में होता था। जी। तो उस समय ऐसा था कि एक हाथ से पेन स्कोरिंग में चलती थी और दूसरे हाथ में माइक रखाया हुआ रहता था। कमेंट्री भी मेरा शौक था। बेसिकली मैं स्कोरर रहा, क्रिकेट छोड़ने के बाद स्कोरिंग मैंने चालू करी। लेकिन बोलते हैं ना कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिला। सच बात है। स्कोरिंग की परीक्षा ना अटेंड करने के एवज में मैं एम्पायरिंग की परीक्षा अटेंड किया और उसमें मैं अभी तक यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। बेसिकली मैं स्कोरर था और बोलना लिखना ये तो कला है और अच्छा भी लगता है। एक अध्यापक एक अच्छा वक्ता होना चाहिए, शिक्षक हूँ और ये बोलने की कला कमेंट्री वहीं से आई और थोड़ा बहुत लिखता भी उसी की वजह से हूँ। और कमेंट्री करने में जो मजा है कि अगर आप क्रिकेट की बारीकियों को समझते हैं तो आप सीधी सी बात है कि कमेंट्री करने का भी लुत्फ उठा सकते हैं। बिना कमेंट्री के मैच अधूरा सा लगता है। जी बिल्कुल। महेश जी, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करना चाहेंगे रेडियो धूम 89.6 के खास प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में। धन्यवाद। महेश जी, आप एक शिक्षक होने के साथ साथ स्टेट लेवल के अंपायर भी हैं। जी। तो जो बच्चे इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए बिल्कुल, अगर क्रिकेट के क्षेत्र में अगर उन्हें आगे आना चाहते हैं वो बच्चे, तो हर एज ग्रुप का एक ट्रायल होता है। अंडर 14 का होता है, 16 का होता है, 19 का होता है, 23 है, सीनियर है। वो सबसे पहले ट्रायल दें आगे। अगर वो ट्रायल दे रहे हैं, प्रशिक्षण प्राप्त बच्चे हैं, तो उनको मौका मिलता है खेलने का। सिलेक्शन मैचेस होते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट की टीम से आएंगे, डिस्ट्रिक्ट की टीम से स्टेट की टीम तक पहुंचेंगे, स्टेट की टीम के बाद ऊपर पहुंचेंगे। मतलब रास्ता यहीं से खुलता है। आप ट्रायल दीजिए, प्रशिक्षण प्राप्त कीजिए और आगे बढ़िए। जो जिस एज ग्रुप का है उसमें खेले। जिला क्रिकेट संघ में अपना पंजीयन करवाए और आए। बिल्कुल। बहुत से बच्चे होते हैं कि उनका सपना कुछ और होता है, लेकिन पेरेंट्स अपना दबाव उन पे डालते हैं कि वो शायद किसी और क्षेत्र पे जाए। तो आप भी एक अभिभावक है, आपका भी एक बच्चा है, तो आप किस तरीके से देखते हैं कि बच्चों को अपने पसंद के सब्जेक्ट में, अपने पसंद के फ्यूचर पे आगे बढ़ना चाहिए या माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए? क्या होता है, एक पिता अपनी असफलता बच्चे के रूप में सफल होते देखना चाहता है। जी। इसीलिए वो प्रेशराइज करता है बच्चे को कि जो मैं ना कर सका बेटा वो तू कर। जी। लेकिन मेरा मानना यह है कि 12-13 साल तक के बच्चे को तो फ्री माइंड दे देना चाहिए। वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, स्कूली एजुकेशन कंप्लीट करे। 7th-8th तक जब बच्चा पहुंचे तो उसको एक सेटअप बैठे कि वो उसको देखे कि उसकी रुचि किस में है। अगर सचिन तेंदुलकर के फादर ने उसको कहा रहता कि फुटबॉलर बन जा, तो क्या संभव होता? नहीं था। तो वो किस में रुचि रखता है वो चीज रखे। अब उसके बाद उसको शार्प करे, एक सही गुरु के पास भेजे ताकि वो उसको तराश सके और उस लेवल पे आगे बढ़ा सके। दूसरा चीज, बच्चों को भी कि वो पहले से जो ऑप्शन तैयार करके रखते हैं कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने अभी भी कहा है कि अगर अपनी मंजिल तय करके रखे हैं तो अपना रास्ता मत छोड़िए। रास्ते अगर मिल नहीं रहे हैं तो अपना रास्ता आप स्वयं बनाइए। आपकी जिद आपको मंजिल तक पहुंचा देगी। जी, सही बात है। रास्ता हमने सही चुना है और अगर उस दिशा पे हम अपनी मेहनत करते हैं तो एक दिन कामयाबी जरूर हमें मिलेगी। रास्ता सही चुनने की बात नहीं, अगर आपको रास्ता नहीं मिल रहा है तो आप रास्ते बनाइए। आपके पास कला होनी चाहिए, आपको वो जिद होनी चाहिए कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है। जी जी, सही बात कही आपने। बहुत रोड़े तो हमेशा आते हैं, रोड़े आते रहेंगे, लेकिन हमें उन सारे रोड़ों को तोड़ के आगे बढ़ना है। बिल्कुल। महेश जी, रेडियो धूम में आज आप आए, हमारे साथ जुड़े हमारे स्टूडियो पे, कैसा महसूस हो रहा है आपको? क्या कहना चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं से? मैं इनको शब्दों पे बयान नहीं कर सकता। मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है जब आपके यहाँ से मुझे निमंत्रण पत्र आया, मेरा मन एकदम प्रफुल्लित हो उठा कि हाँ, मैं रेडियो के माध्यम से भी अपनी बातें लोगों तक पहुंचा सकता हूं। क्या है, देखिए मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं, मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूं और ऐसा थोड़ा सा सम्मान कहीं मिल जाता है तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। बिल्कुल, आप सम्मान के लायक हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में भी आप एक गुरु भी हैं और आप बच्चों को शिक्षा भी देते हैं, तो आपका सम्मान तो सर्वप्रथम होता है, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं प्राप्त होता। सही बात है, गुरु होना ही चाहिए, चाहे वो मिट्टी का द्रोणाचार्य ही क्यों ना हो। सही बात है। आपसे हमने बहुत सारी बातें की, लेकिन एक चीज जो है हम आपसे पूछना भूल गए। क्रिकेट जगत से आप जुड़े हुए हैं, तो आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन? सचिन तेंदुलकर से बड़ा नाम इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने पहले भी बताया कि हम उसी पीढ़ी से हैं। जी हाँ। तो उसके अलावा तो कोई और हो भी नहीं सकता।
सही बात है। महज जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमें बहुत खुशी हुई। आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे स्टूडियो के लिए निकाला और जो आज की युवा पीढ़ी, जो बच्चे क्रिकेट जगत में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपने उनको भी बहुत कुछ बताया। हमें बहुत खुशी हुई। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के खास गेस्ट महेश वर्मा जी, जिनसे हमने शिक्षा और क्रिकेट जगत के बारे में बहुत कुछ जाना। आशा करते हैं आपको आज का ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा होगा। आज के इस प्रोग्राम में तकनीकी सहयोग रहा पवन दिव्यांशु मिश्रा का। प्रोग्राम का होस्ट किया आपकी रेडियो साथी यानी कि आरजे विनी ने, और इसके प्रस्तुतकर्ता थे रमा शंकर शुक्ला। इसी के साथ इस प्रोग्राम से समय हो चला है अलविदा कहने का। सुनते रहिए रेडियो धूम, क्योंकि ये है दिल से दिल की ट्यून। नमस्कार।